एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बाय फैमिली हाउस दिखाया जाता है। ग्रैंडपा उठकर कहने लगते हैं कि शायू क्या ये सही है कि मैं गोंग फैमिली के ट्रैप में फंस गया। फैंग कहता है कि इस वर्ल्ड में ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, खास करके ये डिमोनिक मॉस्किटो, क्योंकि वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। किन शौक होकर अपने मन में बोलती है कि वर्ल्ड, आखिर इसके कहने का मतलब क्या है। तुम्हें ज्यादा डीपली सोचने की जरूरत नहीं है, एक दिन मैं इसके तह तक पहुंचकर इसके हर एक सच्चाई को बाहर निकाल लूंगा। गोंग फैमिली इतनी पागल नहीं है कि वो तुम लोगों के ऊपर में अभी अटैक करे। बाय कहती है कि फैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे ग्रैंडफादर को बचाया। फैंग कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे मुझे एक बात बताओ कि बाहर में ये इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है, क्या ये तुम लोगों का है। बाय कहती है कि ये सारी गाड़ियां गोंग फैमिली की है। फैंग कहता है अब जब मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर की जान बचा ली है तो तुम मुझे अपना एक कार तो उधार दे ही सकती हो। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मिस्टर फैंग को जो कुछ भी चाहिए उन्हें दे दो, और फैंग से कहते हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए जोंग आपको दे देगा। बाय बाहर निकल कर कहती है कि मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। सीन बाय फैमिली के घर के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ एक व्हाइट कार पर सवार होकर हमारा फैंग आगे की तरफ में बढ़ रहा है। यार ये जितने भी गोंग फैमिली के लोग हैं वो देखते हुए कहते हैं कि वो बाहर आ गया, लेकिन जोंग और उसके साथी भी आ चुके हैं। वो गोंग फैमिली के गार्ड्स को साइड करते हुए बोलते हैं कि हट जाओ हमारे रास्ते से। यार गोंग फैमिली के लोग बोलने लगते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। गार्ड कहता है कि ये गोंग फैमिली का मैटर है, तुम लोग अपनी टांग इसमें मत अड़ाओ, लेकिन जोंग उसे पीछे ढकलते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाय फैमिली के टेरिटरी में आकर हम ही लोगों के ऊपर में हाथ उठाने की। हमारे लिमिट्स को टेस्ट करने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारे ऊपर में ही भारी पड़ेगा। एक बंदा आते हुए बोलता है कि तुम लोग साइड हट जाओ, और इसका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा है, लगता है ये 10 फीट का है। और वो सामने जोंग की तरफ जाते हुए बोलता है कि मिस्टर जोंग, मैं तो बस फैंग को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ, अगर आप मेरे रास्ते से नहीं हटेंगे और मेरे रास्ते में आते हैं तो मैं इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं देता कि बाय फैमिली को कुछ नुकसान नहीं होगा। परेशान जोंग कहता है कि गुई साओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुई कार के साइड में पहुंचकर बोलता है कि तुम खुद से बाहर आओगे या फिर मैं तुम्हें घसीटते हुए कुत्ते की तरफ बाहर निकालूं। फैंग स्माइल करते हुए कहता है कि बिग गाय, क्या गोंग फैमिली ने तुझे अकेले मुझे जान से मारने के लिए भेजा है। गुई कहता है कि तू काफी बड़ी बड़ी बातें करता है। यार जैसे ही वो अपने हाथ को फैंग को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ाता है, फैंग अपने रेड डार्क एनर्जी को सामने में कर देता है। जैसे ही इन दोनों की ताकत एक दूसरे से टकराती है, बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट दिखाई देता है, लेकिन फैंग को उसके ऊपर में भारी पड़ता हुआ देखकर गुई थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर हंसते हुए कहता है कि अब मैं समझ रहा हूँ कि गोंगयुन ने क्यों तुमसे संभल कर रहने के लिए मुझे कहा था। तुम्हारी स्किल बहुत ही अच्छी है, हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए तुम परफेक्ट हो, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि तुम्हें आज मरना होगा। फैंग कहता है कि बुड्ढे, वो तो तू मुझे पकड़ने के बाद बोलना। गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाकर फैंग तेजी की रफ्तार से इस जगह पर से जाने लगता है। और गुई देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग किसे देख रहे हो, जल्दी से अपने गाड़ी को तैयार करो, हमें उसे हर हालत में पकड़ना होगा। गाड़ी चलाते हुए शाम हो चुकी है, सूरज ढलने को है, लेकिन फैंग अपनी गाड़ी को नहीं रोकता। फिर वो एक जंगल में पहुंचकर गाड़ी को रोककर उतरते हुए फॉरेस्ट के अंदर में जाने लगता है, और उसके हाथ कांप रहे हैं। वो परेशान होकर कहता है अपने आप से, उस बुड्ढे की एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी, अगर उसके अगेंस्ट में जाकर मैं फाइट करता तो मेरे हारने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। अपने स्पेशल ट्री के पास पहुंचकर कहता है कि अभी भी मेरे पास टाइम है फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए। तपस्या की पोजीशन में आकर ध्यान लगाने लगता है। पेड़ के ऊपर में डिमोनिक सिंबल दिखाई देता है जो कि उस स्टोन को सेटअप करने की वजह से है। और फैंग अपनी आंखों को खोलकर कहता है कि डिमोनिक ब्रेकिंग फॉर्म, अब तुम इन लोगों को संभाल सकते हो, चलो आ जाओ तुम लोग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी प्रिपेयर किया है। कार को हम देखते हैं जो गोंग फैमिली का है वो फैंग के कार के नजदीक पहुंच चुका है। सारे कार उस कार को घेर लेते हैं जो फैंग का है। सारे लोग फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। गुई पीछे से कहता है कि उसे हर हालत में हमें ढूंढना होगा, वो हमारे हाथों से आज बचकर जाने ना पाए। और गुई चारों तरफ में तलाश करने लगता है कि आखिर फैंग कहाँ है, और वो लोग काफी टाइम से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें फैंग नहीं मिला। गुई कहता है कि कोई भी जगह छूटने ना पाए, हमें हर जगह पर अच्छे तरीके से तलाश करना है। गार्ड्स कहने लगते हैं कि हम लोग सारी जगह को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा। लेकिन तभी साइड की तरफ से आवाज आती है कि नहीं ऐसा मत करो, और गुई चौंक कर साइड की तरफ में देखता है जहां पर एक गार्ड के गले को काट दिया गया है। बेचारे का धड़ अपने घुटनों पर आ गया है। गुई चिल्लाते हुए बोलता है कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ, उसे बिल्कुल भी अटैक करने का चांस मत दो, अच्छी तरीके से तैनात रहो, वो तुम्हारे आसपास में ही मौजूद है, वो कभी भी हमारे ऊपर में पलक झपकते ही अटैक कर सकता है। लेकिन फैंग मुस्कुराते हुए उन्हें देखता है, और उसके हाथ में उस बंदे का सर है जिसको अभी अभी फैंग ने जान से मारा था। फैंग ने इसके सर को जमीन पर छोड़ दिया है, और वो बोलता है क्या तुम इसकी तलाश कर रहे हो। गुई चौंक कर साइड की तरफ में देखता है जहां पर इस बंदे का कटा हुआ सर जमीन पर पड़ा हुआ है। फैंग कहता है कि मुझे माफ करना, मैं इसे रिटर्न करना भूल गया था। तुम सभी का मेरे प्लेग्राउंड में स्वागत है, और इस जगह को मैं अपना हेल बुलाता हूँ। गुई तो पूरी तरीके से चौंक चुका है क्योंकि रेड डार्क एनर्जी चारों तरफ फैली हुई है। गार्ड्स के ऊपर में रेड डार्क एनर्जी ने अटैक कर भी दिया है। यार वो सारे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज हमारी मदद करो। गुई के ऊपर में अब तक कोई भी अटैक नहीं हुआ है क्योंकि
कि वो एक बहुत ही पावरफुल बंदा है। वो बोलता है कि फैंग तू चाहे कोई भी ट्रिक आज प्ले क्यों ना कर ले, लेकिन मैं तुझे जान से मार कर ही रहूंगा। फैंग गुई के सामने आकर बोलता है क्या सच में तू मुझे जान से मारेगा? तो ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तू मुझे कैसे मारता है, तो ट्राई करके एक बार देख ले। गुई कहता है कि लास्ट टाइम जो तुमने मुझे क्वेश्चन किया था ना, क्या मैं अकेले तुम्हें जान से मारने के लिए आया हूँ, तो मैं उसका आंसर नहीं कर पाया था। मैं बताना चाहता हूँ कि गोंग यूनफी ने मुझे अकेले नहीं भेजा है यार। हम एक अजीबोगरीब से क्रीचर को देखते हैं जो कि हमारे फैंग के साइड में अटैक करने के लिए आ चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है और शायद फैंग को इसका अंदाज़ा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे इसका भनक ही नहीं है कि उसके साइड में कोई अटैक करने वाला है। फैंग के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन फैंग का पीठ इस अजीबोगरीब से खतरनाक क्रीचर के तरफ है यार। ये क्रीचर हमारे फैंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है यार। फैंग नीचे की तरफ से बोलने लगता है कि अभी भी तुम छुपकर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, शायद तुम इस बात को भूल चुके हो कि तुम मेरी टेरिटरी पर हो। फैंग पलक झपकते ही इस क्रीचर के नजदीक पहुंचकर उसके मुंह को पकड़कर जमीन पर टिका देता है। बहुत ही जबरदस्त सा सीन। इस क्रीचर को तो अंदाजा भी नहीं था कि कब फैंग उसके नजदीक पहुंचकर उसके ऊपर में अटैक कर दिया। और फैंग साइड की तरफ में अब देखने लगता है जहां पर गुई अपने एबिलिटी को तैयार कर रहा है फैंग के ऊपर में अटैक करने के लिए। और वो बोलता है कि फैंग एक अच्छे बच्चे की तरह बिना किसी दर्द के अपने मौत को स्वीकार कर लो। गुई फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और फैंग इस अटैक से डॉज नहीं कर पाता और डायरेक्ट हिट की वजह से वो पीछे की तरफ में जाता है और फैंग को बहुत ही गहरी इंजरी होती है। और साइड के परछाई में मौजूद ये बंदा कहता है कि चलो अब खड़े हो जाओ, और बहुत ज़्यादा फायर्ड अप होकर पागलों की तरह रेड आंखों के साथ वो आगे की तरफ में अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये क्रीचर पागलों की तरह दौड़ते हुए फैंग की तरफ जाने लगता है। फैंग उस अटैक से अभी भी नहीं शांत हुआ है, वो हवा में उड़ते हुए पीछे की तरफ में जा रहा है और वो साइड की नज़र से देखता है कि नीचे से ये क्रीचर भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। और फैंग अपने हाथों में रेड डार्क एनर्जी को तैयार कर लेता है और अपना दूसरा अटैक सीधा इस क्रीचर के ऊपर में करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक ग्रीन कलर का अटैक फैंग के ऊपर में हुआ है, जिसलिए वो अटैक जो हमारे फैंग ने तैयार किया था वो डिसअपेयर होने लगता है। और फैंग थोड़ा सा चौंक कर कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गुई ने ये अटैक फैंग के ऊपर में किया था और वो बोलने लगता है कि तू अभी भी बहुत ज़्यादा बचकाना है, तेरे जैसे लोग मेरे सामने में कुछ भी नहीं। और हम इस क्रीचर को देखते हैं जिसने हमारे फैंग को अपने पूरे बॉडी से जकड़ लिया है। फैंग स्ट्रगल करने लगता है क्योंकि वो उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और ये क्रीचर बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे टीम के अगेंस्ट जाने की, तू तो बहुत ज़्यादा बचकाना है, अब मरने के लिए तैयार हो जा और मेरे नाम को मत भूलना। हेल जाने के बाद मेरा नाम है कुई फैंग। कुई अपने मुंह को खोलकर फैंग को बाइट करते हुए बोलता है तो चलो अब मैं देखता हूँ कि तेरे ब्लड का टेस्ट कैसा है। इसकी वजह से फैंग को बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। वो अपने मन में कहता है कि ये मेरे पावर को चूस रहा है, मुझे इसे पहले ही खत्म कर देना था। गुई अपना अटैक तैयार करते हुए बोलता है कि कुई तुम सावधान रहना, इस लड़के के पास में बहुत सारे ट्रिक्स है, मुझे लगता है कि ये कोई प्लान कर रहा है। और अपना अटैक फैंग के ऊपर में कर देता है। ये बहुत ही पावरफुल अटैक है। क्या हमारा फैंग इस अटैक से अपने आप को बचा पाएगा? गुई तो उसके पीछे से हट जाता है, लेकिन गुई का ये अटैक फैंग के सीधा चेस्ट पर लगता है। फैंग के मुंह से खून निकल जाता है और इस अटैक की वजह से हो सकता है कि फैंग की जान भी चली जाए। और ये अटैक बहुत ही दूर तक दिखाई देता है, इसका इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त है। कोई भी नॉर्मल बंदा इससे बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। फैंग हमें जमीन पर गिरता हुआ दिखाई देता है अधमरी सी हालत में। कोई गुई के पास पहुंचकर कहता है कि आखिर तुझे जल्दी अटैक करने की क्या जरूरत थी, मैं तो उसके पूरे ब्लड को भी नहीं पी पाया था। और गुई कहता है कि अगर तुझे ब्लड चाहिए ना तो किसी दूसरे बंदे को तलाश कर ले, ये बंदा इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। फैंग के बॉडी पर होल हो चुका है, वो अभी भी अनकॉन्शियस या मरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पूरे बॉडी से धुआं निकल रहा है। कोई बोलने लगता है कि तूने सचमुच में उसके बॉडी पर एक होल कर दिया है, देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ऑन द स्पॉट ये मारा जा चुका है। चलो ये भी अच्छा है क्योंकि मैं इस बॉडी से अब बोर हो चुका हूँ, मुझे एक नए पपेट की जरूरत है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, मेरे ख्याल से पावर भी इतना बुरा नहीं होगा इसका। गुई के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि फैंग के मरने वाली बात पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। गुई उससे बोलता है कि वो तो ऑलरेडी मारा जा चुका है, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? क्योंकि गुई के बॉडी के चारों तरफ हमें ग्रीन ऑरा दिखाई देता है, जिसका मतलब है वो फाइट के लिए अभी भी तैयार है और वो एक टक फैंग के तरफ में देख रहा है। इसे देखने के बाद कुछ चीजें मुझे अच्छे से याद आ रही है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इसी ने फिंगर स्नेक को जान से मारा था, जिसके बाद गोंग यून ने इसकी तलाश करने के लिए हमें भेज दिया है। जब तक इसे मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर देता तब तक मैं यहाँ शांत नहीं बैठूंगा। और वो अपने एबिलिटी को तैयार करने लगता है फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए। और जैसे ही एबिलिटी तैयार हो जाती है वो बिना देरी किए हुए फैंग के ऊपर में एक बहुत ही भारी भरकम और खतरनाक अटैक कर देता है। ये अटैक बहुत ही जबरदस्त है, इसके बाद तो हमारा फैंग के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। अटैक जैसे ही हटता है धूल ही धूल एक बहुत ही बड़ा गड्ढा सामने में दिखाई देता है। कोई बोलता है तूने मेरे नए पपेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके तो चिथड़े भी नहीं दिख रहे। लेकिन तभी इन सफेद धूल के बीच में हमें एक रेड
डार्क एनर्जी दिखाई देती है। कोई कहता है मिस्टर गोंग ने इसके बारे में काफी कुछ चीजें मेंशन की थी, मैंने इससे काफी एक्सपेक्टेशन लगा ली थी, लेकिन इसे देखकर अब ऐसा लगता है कि ये एक एफ लेवल का एमेच्योर लड़का था। मरने के बाद इस लड़के को खुशी होगी क्योंकि ये ई लेवल के एक्सपर्ट के द्वारा मारा जा चुका है। लेकिन कुई और गुई सारी चीजों से अनजान हमारा फैंग कुई के पीछे पहुंच चुका है, अटैक करने के लिए तैयार। और कुई बोल रहा होता है अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते यंग मास्टर, और इससे पहले कुछ और बोल पाता। फैंग अटैक करके इस क्रीचर के हाथ को ही उखाड़ देता है, बेचारे का हाथ कटकर अब हवा में उड़ने लगा है और क्रीचर बहुत जोर से दर्द में चीखता है। गुई कुई को चीखता हुआ देखकर बोलता है कि कुई आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ। पीछे से हंसते हुए फैंग कहता है तो तुम लोग लेवल के डिफरेंशिएट करने के लिए अल्फाबेट लेटर्स का सहारा लेते हो, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। गुई चिल्लाते हुए बोलता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे अच्छे से मालूम है, मैंने तेरे चेस्ट पर पंच मारा था, यहाँ तक कि कोई एक्सपर्ट भी मेरे सामने में आ जाए ना तो वो भी इस पंच को नहीं सहन कर सकता, आखिर ये कैसे हो सकता है कि तू बच गया। फैंग कहता है कि तूने जो कुछ भी कहा ना वो सारी चीजें सच है यार, देख मेरे चेस्ट पर एक होल भी तुझे दिखाई देगा, लेकिन ये सारी चीजें मेरे सामने में कुछ भी नहीं है, मैं तो तेरे सीक्रेट के बारे में फिगर आउट कर रहा था, तेरी एबिलिटी के बारे में, वो वाइब्रेशन पे काम करती है। फैंग अचानक से डिसअपेयर हो जाता है, ब्लैक लिक्विड टाइप में कुछ चीज दिखाई देता है। गुई और कुई तो परेशान है कि आखिर फैंग के साथ में ये क्या हो रहा है यार, ये ब्लैक लिक्विड अब धीरे धीरे करते हुए शेप लेने लगता है। गुई कहता है इसके दिल पर मैंने छेद कर दिया है लेकिन फिर भी वो हारा नहीं है, आखिर इस लड़के की रियल आइडेंटिटी क्या है। मुझे आइडिया नहीं है कि फैंग के साथ में क्या हो रहा है, लेकिन हर तरफ हमें ब्लू ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है जो आगे की तरफ में अटैक करने के लिए बढ़ चुकी है और हमारा फैंग ने अब सीधा गुई के ऊपर में अटैक कर दिया है। गुई चौंक कर देखने लगता है कि आखिर अब ये अटैक क्या करेगी। फैंग गुई के पीछे पहुंच गया है। गुई थोड़ा सा परेशान है कि आखिर वो फैंग से कैसे निपटे। गुई फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपने आप को तैयार करने ही वाला था, उससे पहले ही फैंग आकर इसके ऊपर में अटैक कर देता है अपने डिमोनिक हंटिंग साइट को यूज करते हुए, और बहुत ही कमाल का फैंग दिखाई दे रहा है। वो कहता है कि काफी लंबा समय हो गया है तुमसे मिलकर। गुई को बहुत ही भयानक दर्द का एहसास होता है क्योंकि फैंग ने उसके शोल्डर पर अटैक कर दिया है। फैंग कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा एंड अभी और यहीं पर मैं कर दूंगा। चांदनी रात में ब्लू ब्लैक एनर्जी हर तरफ हमें दिखाई देती है। फैंग अपने सेथ वेपन के साथ तैयार है गुई के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए। गुई की हालत खराब हो चुकी है क्योंकि फैंग ने अभी उसके शोल्डर पर अटैक किया था। गुई दर्द में कराते हुए अपने घुटनों पर आ जाता है। कोई उसकी चिंता करते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन क्या तुम ठीक हो, आखिर ये लड़का किस नस्ल का मॉन्स्टर है, कितना ज्यादा भयानक है। और फैंग हंसते हुए कहता है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रिडिक्शन किया था ना वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं था, क्या तुम दोबारा से ट्राई करना चाहोगे और हम दोनों के बीच का डिफरेंस को फील करना पसंद करोगे। गुई और कोई दोनों ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि फैंग का ब्लू ब्लैक एनर्जी आसमान को ढकने लगता है, समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके जो चांदनी रोशनी इस फॉरेस्ट पर पड़ रही थी वो अब काले अंधकार में बदलने लगती है। और फैंग बोलता है कि मैं पूरे आसमान को ही कवर कर दूंगा। और कोई बोलने लगता है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। फैंग सामने की तरफ में मौजूद है लेकिन ये दोनों मिलकर भी फैंग को नहीं देख पा रहे। और फैंग हंसते हुए बोलने लगता है कि मैं तुम लोगों को एक चांस देता हूँ, तुम दोनों को अपने आप में से एक जिंदगी को चूज करना होगा। गुई कहता है कि ये हमसे झूठ बोल रहा है, हम दोनों में से किसी को भी वापस जाकर ये सिचुएशन को रिपोर्ट करने नहीं देगा। ये आपस में हमें लड़वा कर हम दोनों में से एक को जान से मारवाना चाहता है जिससे दूसरे बंदे से निपटना इसके लिए आसान होगा। कोई कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये हमें अपने जाल में फंसाना चाहता है लेकिन हम इसके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और गुई अपना फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते हुए एक बड़े अटैक के लिए अपने आप को तैयार करते हुए बोलता है कि अगर तुझे बाहर आने में इतना ही डर लग रहा है तो मैं तुझे बाहर आने के लिए मजबूर कर दूंगा। फैंग सेथ वेपन को गुई के गले पर टिका देता है। गुई तो पूरी तरीके से चौंक जाता है। फैंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि तू जानता है जो भी तू कर रहा है ना ये पूरी तरीके से यूजलेस है, तू ये नहीं जानता कि मैं अपने आप में ही डार्कनेस हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे बीट कर सके। फैंग ने शायद दोबारा से कुई के दूसरे हाथ के ऊपर में अटैक करके उसके हाथ को काट लिया है। दोनों ही साइड की नजरों से फैंग को देखने लगते हैं जो पलक झपकते ही उनके पास आकर कुई के हाथ को काट कर आगे बढ़ चुका है। लेकिन गुई अपने हाथों पर से अपनी एबिलिटी को तैयार करते हुए बोलता है कि अब तुझे मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और बिना देरी के उसने हमारे फैंग के ऊपर में अपने इस पावरफुल अटैक को भी कर दिया है। इसका इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त और भयानक है लेकिन फैंग अपने सेथ वेपन को बहुत ही जोर से जकड़ लेता है। गुई के पावरफुल अटैक को देखने के बाद फैंग स्माइल करते हुए अब उसके ऊपर में काउंटर अटैक करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि एक तरफ है ग्रीन एनर्जी और दूसरी तरफ है ब्लू ब्लैक एनर्जी जो कि ग्रीन एनर्जी को काटते हुए आगे की तरफ में बढ़ रही है। पता नहीं गुई कब तक इन सारी चीजों को हैंडल कर पाएगा लेकिन फैंग का ब्लू ब्लैक एनर्जी हर पोजीशन के तरफ से गुई के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और बिना देरी के उसने गुई के ऊपर में एक जोरदार अटैक कर दिया है जिस
जिस वजह से गुई कंफ्यूज हो चुका है। उसकी आंखें अब धुंधलाने लगती है, कोई भी चीज उसे साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। और फैंग स्माइल करते हुए सामने की तरफ से बोलता है, तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम दोनों ने एक साथ मरना चूज किया है। आखिरकार तुम फाइनली मेरे सामने में अपना अपीयरेंस दे रहे हो। गुई की हालत खराब हो गई है, वो बहुत बुरी तरीके से खास रहा है और एक टांग को हम देखते हैं जो अपना ह्यूमन फॉर्म में इस जगह पर एंट्री ले चुका है। गुई बोलने लगता है कि गुई आखिर तुमने अपना चेहरा इसे क्यों दिखाया। गुई बोलता है कि मैंने एक लाइफ को चूज किया है। गुई चिल्लाकर बोलता है, क्या तू पागल हो गया है? ये हम दोनों में से किसी को भी जिंदा वापस जाने नहीं देगा, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है। यार गुई बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है यार। फिर उसके पीठ को पकड़ लेता है। वो बोलता है गुई कि गुई आखिर तू ये क्या कर रहा है यार। गुई बोलने लगता है कि बकवास की बातों को बंद करो ओल्ड मैन, तुम अब वैसे भी मरने वाले हो तो क्यों ना अब तुम मरने से पहले मेरे गूल बन जाओ। फैंग कहता है कि अगर तुम लोग अच्छे से जानते थे कि मैं तुम दोनों को जिंदा वापस जाने नहीं देने वाला हूं तो तुमने इसकी जिंदगी को क्यों सेव किया। गुई हंसते हुए बोलता है कि वो डेड बॉडी जिनके ऊपर में ब्रेन नहीं होता उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान होता है। मेरे गूल्स के पास एक ह्यूमन के मुकाबले में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। तुम बस इंतजार करो अपनी मौत का, क्योंकि वो बहुत जल्द तुम्हारे सामने में आने वाली है। गुई अब गुई के ऊपर में कुछ करने लगा है। गुई के चेहरे पर हम लोगों को ब्लैक कलर का मास्क दिखाई देता है। गुई पागलों की तरह फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। फैंग उसी जगह पर उसे अटैक करता हुआ देखकर स्माइल करता है और फिर हम देखते हैं कि फैंग ने एक जबरदस्त अटैक गुई के ऊपर में कर दिया है। गुई इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता और इसी के साथ इसका खात्मा हो चुका है। और इस बात को महसूस करने के बाद कि गुई मारा जा चुका है, गुई तो पूरी तरीके से चौंक जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी घबराते हुए वो पीछे की तरफ में मुड़ता। इससे पहले ही फैंग उसके ऊपर में अटैक कर देता है और इस वजह से गुई का भी और गुई का दोनों का एक ही बार में खात्मा हो चुका है। फैंग बोलता है कि तुम जैसे लोगों को क्या सच में ऐसा लगा था कि तुम मेरे सामने में टिक भी पाओगे? ये तुम लोगों की गलतफहमी है। तुम जैसे लोगों को तो मैं बड़े ही चुटकी बजाकर आसानी से हरा सकता हूँ। गुई की कटी हुई बॉडी जमीन पर गिरती है। फैंग पीछे मुड़ता है, कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मुझे फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिलेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने ज्यादा वीक हो गए कि मेरे सिंगल अटैक से इतने आसानी से मारे जाओगे। फिर फैंग अपने कैट से कहता है कि खाने में इतने ज्यादा नखरे नहीं करते, मानता कि इनकी पावर इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैट गुई और गुई के बॉडी को देखता है और उनके नजदीक पहुंच जाता है। फैंग पेड़ की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो अब जल्दी से यहाँ से डिसअपेयर हो जाओ। और जैसे ही वो अपने पेड़ के नजदीक पहुंचता है, अपने हाथ को पेड़ के ऊपर में रखता है और वहां पर मौजूद स्टोन को बाहर निकाल लेता है। पेड़ एक झटके में ही सूख जाता है। ऐसा लगता है कि इसमें तो कभी जान थी ही नहीं, लेकिन साथ ही आसपास के कुछ पेड़ों का भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। फैंग कहता है कि इन दो लोगों ने मुझे इस फॉर्मेशन को जल्दी करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके लिए मुझे आसपास की एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ा। इन दोनों के लेवल के अकॉर्डिंग मेरा ग्रेड तो ए ही होगा, लेकिन फिर भी मुझे केयरफुल रहने की जरूरत है। मुझे अपने पावर को कंटिन्यूसली इंक्रीज करने की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फैंग चौक कर साइड की तरफ में देखता है जहां पर हमें एक ऑरा महसूस होता है और ये एक लियोन है, यानी कि हमारा जो ये छोटा सा कैट है वो अब लियोन में कन्वर्ट हो चुका है। फैंग उसे देखते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। क्या ये स्प्रिट ब्लड बीस्ट इतने जल्दी ग्रो करते हैं? गोंगयुन, अगर सच में तुम्हारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग अलायंस है, जिसका साफ मतलब ये बनता है कि उन सबको डिवोर करने के लिए मुझे तुम्हारे पास अब जल्द से जल्द वापस आना ही होगा। लेकिन इस प्रोसेस में बाय फैमिली का फेवर मुझे अपनी तरफ में रखना होगा, क्योंकि मुझे गोंग फैमिली को टेक डाउन करने के लिए उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फैंग जंप करके तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ता है और हमारा लियो उसे जाता हुआ देखता है और वो भी बिना देरी किए उसी के साथ आगे बढ़ जाता है। फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मिस्टर गोंग बस आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। फैंग अभी जिस जगह पर था उस जगह पर हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो इन सारी चीज़ों का मुआयना कर रहा है। पेड़ बहुत बुरी तरीके से सूख चुके हैं। वो अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए बोलता है कि ये 2 ग्रेड ई के एक्सपर्ट ऐसे वेनिस हो गए जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये हमारी किन है जो अपना सेफ्टी गार्ड लगाकर इस जगह का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है। वो बोलती है कि मुझे हेडक्वार्टर में इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये आदमी हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा डेंजरस है। लेकिन हमें हर हालत में फैंग की रियलिटी के बारे में पता करना होगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है।
सामने देखने के बाद किन की तो आंखें खुली के खुले रह जाते हैं। वो बोलती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसने ये क्या देख लिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि सारी चीजें अब डिसअपेयर होने लगी है, जिसे देखते हुए बोलती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये फिनोमिना बहुत ही अजीबो गरीब सा था, जिसके बारे में मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यार। सीन शिफ्ट होता है सब डिपार्टमेंट ऑफ द क्लैन। ये है लिया सन ऑफिसर चूली। पीछे से कोई कहता है कि सारे के सारे लोग यूजलेस नाकारा है, आखिर 2 ग्रेड ई के एक्सपर्ट इतनी आसानी से एक नॉर्मल ह्यूमन के हाथों कैसे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। गुस्से में टेबल पर मारते हुए गोंग्युन कहता है कि एक ई ग्रेड का एक्सपर्ट 10 लोगों को आसानी से हरा सकता है। यहाँ पर तो 2 ई ग्रेड के एक्सपर्ट गए हुए थे तो भी उसे डिफीट नहीं कर पाए। गोंग्युन का मन उथल पुथल से भर चुका है क्योंकि वो हर हालत में फैंग से बदला लेना चाहता है, लेकिन उसका हर प्लान विफल होता जा रहा है। और ली कहता है कि यंग मास्टर प्लीज आप अपनी जगह मत भूलिए, भले ही आप फैमिली से ब्लड रिलेटेड है, लेकिन क्लैन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कमांड देने की। गोंग्युन गुस्से भरी निगाह से मुड़कर ली को देखता है, लेकिन क्या ही कर सकता है, कुछ भी नहीं। इसीलिए वो निराश हो जाता है। कहता है इतने सालों में ये पहली बार हुआ है कि किसी से निपटने के लिए मुझे अपने क्लैन की अथॉरिटी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये लड़का सचमुच में बहुत ज्यादा क्लेवर है। तुम नेक्स्ट टाइम और ज्यादा हार्ड ट्राई करो, वरना तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम और ज्यादा वर्स्ट हो सकता है। ली कहता है तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि क्लैन अभी भी बैटल में शामिल है, जहां हाई ग्रेड एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है यार। तुम यहाँ 2 ई ग्रेड के एक्सपर्ट मांग रहे हो, ये तो बहुत ही हाई डिमांड है। गोंग्युन कहता है कि मुझे इन सारी चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम्हें हर हालत में उन एक्सपर्ट को ढूंढना होगा जो भी हमारे क्लैन में अवेलेबल है। मैं उस बास्टर्ड को अपने आंखों के सामने में अपनी जिंदगी के लिए रहम की भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। ली कहता है कि हम इस वक्त में दूसरे ई ग्रेड के एक्सपर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि ग्रेड डी के एक्सपर्ट को मुझे काम पर लगाना चाहिए। सीन बाय फैमिली के घर के तरफ दिखाया जाता है। फैंग अंदर आते हुए मन में कहता है कि ये सचमुच में बहुत ही ट्रबल वाली बात है कि मैं दूसरों को बॉदर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी के लिए मुझे बाय फैमिली से चिपक कर रहना होगा। बाय जो उबासी लेती हुई फैंग को अपने सामने में देखकर चौंक जाती है। फैंग उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये मेरे वेलकम के लिए इस जगह पर आई है क्या। चिल्लाकर बाय से कहता है मिस बाय मेरा घर जा चुका है तो क्या कुछ दिनों के लिए मैं आपके घर पर रुक सकता हूँ। बाय कहती है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो कार ग्रैंडपा ने तुम्हें दिया था वो बहुत ही ज्यादा महंगा था और अब तुम मेरे सामने में आकर रुकने के लिए जगह भी मांग रहे हो। और फैंग हंसते हुए बोलने लगता है मुझे कार्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है। बाय गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम वहीं पर रुको, मैं नीचे आ रही हूँ। और नीचे उतरने के बाद वो फैंग को बहुत बुरी तरीके से गाली देकर उसके तरफ आगे बढ़ने लगती है। फैंग तो घबरा जाता है और उसे शांत करते हुए बोलता है कि रुको रुको रुको, तुम पहले अपने आप को शांत कर लो, इस बात को मत भूलो कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करके तुम्हारे फैमिली को बचाया था। और बाय बोलती है कि ठीक है बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए। और फैंग बोलने लगता है कि मेरा घर उड़ चुका है तो क्या मुझे रुकने के लिए जगह मिलेगा। बाय कंफ्यूज होकर बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम ये फैमिली के डिसाइपल हो, आखिर तुम्हारे साथ में ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फैंग मुस्कुराते उसे देखकर बोलता है अच्छा तो तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया, तो मैं दोबारा से तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है यी फैंग, मेरा कैरेक्टर नाइट का है और मैं ये फैमिली से बिलोंग नहीं करता। बाय कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा दर्दनाक है तो तुम मेरे साथ में आ सकते हो। फैंग बाय की तरफ उंगली दिखाकर कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपने आप को पहले देख लेना चाहिए। और बाय थोड़ा सा कंफ्यूज होकर अपने तरफ में देखती है। वो बहुत बुरी तरीके से ब्लश करती है क्योंकि उसका एक बटन खुला हुआ था जिस वजह से हमारे फैंग को बहुत कुछ नजर आ गया है। और वो फैंग के ऊपर में गुस्से से चिल्लाकर उसका पीछा करते हुए बोलती है कि कमीने मैं तुझे आज बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज बहुत बुरी तरीके से तुझे मारूंगी। यार सीन रात के समय का दिखाया जाता है एक घर के तरफ जहां पर हमारी किन और फैंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने में बातें कर रहे हैं। यार किंग पूछती है क्या तुम सचमुच में ये फैमिली के मेंबर हो। और फैंग कहता है कि मिस किन मेरे ख्याल से आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही पूछ रही है। फैंग किन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है, वो टायर्ड हो चुका है। वो बोलता है तो अगर आपका हो चुका है तो क्या मैं सोने के लिए जा सकता हूँ। किन खड़े होते हुए कहती है कि मैं इस बात को श्योर कर रही हूँ कि तुम हमारे एनिमी नहीं हो क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें अपना राइवल नहीं बनाना चाहती, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में इस बात को भी श्योर करना है कि तुम हमारे लिए थ्रेट हो भी या नहीं। और फैंग एक टक किन को देखता है। फैंग कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। किन थोड़ा चौंक जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम्हें क्या पूछना है जल्दी पूछो। और फैंग बोलता है कि आखिर ये प्लेस एग्जैक्टली में है क्या, डिमोनिक मॉस्किटो और मेरे प्रीवियस यूनिवर्स के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। किन कहती है कि ये वर्ल्ड काफी ज्यादा अनस्टेबल है, यहाँ पर समय के साथ कई मल्टीपल क्रैक्स देखे गए। तुम्हारे इस सवाल से मुझे ये बात समझ में आ गई है, तो मुझे बताओ क्या तुम सचमुच में इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हो। और फैंग स्माइल करते हुए किन को देखता है और फिर उसे ग्रीट
करते हुए बोलता है कि मोहतरमा, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देकर बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ किंग ऑफ हेल, द हेल मास्टर। सीन गोंगयुन के उस बिल्डिंग की तरफ दिखाया जाता है जिसे बहुत बुरी तरीके से हमारे फैंग ने ब्लास्ट करवा दिया था, गोंगवू को जान से मरवा कर। गोंगयुन मलबों के बीच से गुजरता हुआ आगे की तरफ में बढ़ता है, दरवाजे को एक जबरदस्त लात मारकर उसे ब्रेक कर देता है। सामने में रखा हुआ है एक सेफ, जिसे देखते हुए गोंगयुन कहता है, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये सेफ सही सलामत है, ये जिस भी मटेरियल का बना है वो सचमुच में बहुत ही अच्छा है। फैंग, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो एक्सपर्ट तुम्हें ढूंढ रहे भी है या नहीं, लेकिन मेरा प्लान अभी भी वही है, तुम अपने घुटनों पर मेरे सामने में रहो और तुम्हारी मौत मेरे सामने बहुत ही दर्दनाक हो। सेफ के अंदर मौजूद है एक जार, जार के ऊपर से बहुत ही भारी मात्रा में ग्रीन एनर्जी रिलीज हो रही है और जार के अंदर में एक हार्ट है और वहां पर मौजूद है डिमन मॉस्किटो, जिसे देखते हुए गोंगयुन कहता है कि हमारे गोंग फैमिली के एल्डर्स ने इसे सेव करके रखा हुआ था। ये अनएक्सपेक्टेड है यार, कुछ और बोल पाता है इससे पहले ही कोई अपना अपीयरेंस दे देता है। गोंगयुन चौंक जाता है क्योंकि उसे इसके इस जगह पर प्रेजेंस होने का एहसास हो चुका है यार। ये एक लड़की है जो मुस्कुराते हुए गोंगयुन को देख रही है यार, कहती है कि तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो कि अकेले इस जगह पर आने की हिम्मत कर बैठे, और जल्दी से मुड़कर अटैक करते हुए बोलता है कि फैंग को जान से मरना ही होगा। लेकिन ये क्या, ये जार तो इस लड़की के हाथों में आ जाता है यार। वो बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम पावर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, सचमुच में तुम्हें कन्विंस करना बहुत ज्यादा हार्ड है। मैं इस डिमोनिक मॉस्किटो को अब अपने पास ले रही हूँ, तो तुम अपना ध्यान रखो। लड़की जैसे ही मुड़कर जाने लगती है, गोंगयुन पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ऐसे ही लगा था कि तुम आसानी से निकल जाओगी? मैं तुम्हें आज एक्सपीरियंस कराता हूँ कि मौत के लिए भीख मांगना कैसा महसूस करवाता है। लड़की मुस्कुराते हुए मुड़कर देखती हुए बोलती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ में कुछ भी कर पाओगे? गोंगयुन अटैक करते हुए बोलता है कि जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा मुझे पता कैसे चलेगा, और उस अटैक से बचने के लिए लड़की ऊपर के तरफ में छलांग लगा लेती है। हवा में रहती हुए बोलती है, लैंग फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है, अगर बात तुम्हारी है तो तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं। गोंगयुन गुस्सा होकर बोलता है कि एक बार तुम मेरे हाथ में लग जाओ, उसके बाद मैं तेरे मुंह को तेरे जबान से उधेड़ दूंगा। लड़की जमीन पर लैंड कर बोलती है कि पीसफुली रहना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? आखिर तुम अपने लिए ट्रबल क्रिएट क्यों कर रहे हो? तुम्हें शांति से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। गोंगयुन अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि एक बार मैं तुझे खत्म कर लूं, उसके बाद ये अलायंस मुझे रेस करने में मदद करेगी। अटैक का इंपैक्ट बहुत ही गजब का है, लेकिन इस अटैक से बचने के लिए लड़की जंप करके ऊपर की तरफ में जा चुकी है। वो बोलती है कि ये बड़े ही दुख की बात है कि तुम्हारी स्किल मेरा सामना करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारा नाम गोंग है, ना कि लैंग। गोंगयुन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। फिर से वो अपने फिस्ट से अटैक करते हुए बोलता है कि अपने बकवास से मुंह को बंद कर। गोंगयुन का अटैक लड़की के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है। लड़की थोड़ा सा चौंक जाती है, लेकिन अपने किक से अटैक करते हुए बोलती है कि मैं तो भूल ही चुकी थी कि मास्टर गोंग का जो रैंक है वो ऑलमोस्ट डी तक पहुंच चुका है, लेकिन तुम मुझे कुछ ज्यादा ही लाइटली ले रहे हो। और फिर वो जमीन पर लैंड करती है और दोबारा से ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और लड़की बोलती है, गेम यहीं पर खत्म होता है। मैं तो तुम्हें जान से मार देना चाहती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं ये नहीं कर सकती। आज के लिए तुम खुशी मनाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। गोंगयुन कहता है कि अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो एंड तक मैं यहीं पर रहूंगा। मैं तुम्हें जान से नहीं मार पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें ना मार सके। अचानक से छत क्रैक होने लगता है, लड़की चौंक जाती है और यहाँ रेड नीडल्स की बारिश होती है। लड़की अपने आप को कवर करने के लिए एक बुक को अपने ऊपर में रख लेती है यार, कुछ नीडल्स उस बुक पर ही लग जाते हैं। लड़की मुस्कुराती हुई बोलती है, तो क्या ये तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी है? ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे बताओ कि आखिर कौन है वो जो ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है? जून, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं इतना बड़ा गधा हूँ, अकेले इस जगह आने की गलती करूंगा? जून पीछे की तरफ में छलांग मारकर जाती हुई बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज की परवाह नहीं है। अब जबकि मेरा काम यहाँ हो चुका है तो मैं इस जगह को छोड़कर जा रही हूँ। गोंगयुन तो कंफ्यूज हो जाता है और वो हर हालत में जून को कैप्चर करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ता है, लेकिन जून इसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। एक तेज रोशनी के साथ जून इस जगह पर से गायब हो जाती है यार। गोंगयुन कहता है कि तू बस इंतजार कर, जिस दिन तू मेरे हाथ में लग जाएगी ना, उस दिन मैं तेरे पूरे बॉडी को इतने चिथड़ों में फाड़ूंगा कि कोई भी उसे सील नहीं पाएगा। सीन हमारे फैंग के घर की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर फैंग अपने सेथ वेपन को देखते हुए बोलता है कि ओल्ड बडी, फाइनली मैं तुम्हें दोबारा से समन करने के लायक बन गया। लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद मैं अभी अपने सबसे बेस्ट स्टेट पर मौजूद हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसा रास्ता चाहिए जिससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन को मैं सर्च कर सकूं, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। पीछे से कोई बोलता है, क्या इस घर में कोई फैंग नाम का बंदा रहता है? फैंग चौंक कर साइड के तरफ में देखता है और अपने सेथ वेपन को डिसअपेयर कर देता है, और जैसे ही वो बाहर निकल
निकलता है हमें खिड़की के ऊपर में उल्टी लटकी हुई चमगादड़ की तरह जून दिखाई देती है। वो बोलती है क्या आप ही है फैंग? और फैंग बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? चमगादड़ की तरह न लटकते हुए उल्लू की तरह अब बैरिकेड पर आकर बैठ जाती है और हंसने लगती है। फैंग उसे अभी भी देख रहा है और हंसते हुए जून बोलती है मैं यहाँ आपके पास सिर्फ 2 रीजन से आई हूँ। मेरा पहला रीजन तो आपको देखना है और तो ऑब्वियस सी बात है। फैंग मुस्कुराते हुए बोलता है तो अब मुझे अपना दूसरा रीजन भी बताओ। जून मुंह बनाते हुए बोलती है कि आखिर इतने जल्दी करने की क्या जरूरत है? जून डिमोनिक मॉस्किटो वाले जार को फैंग की तरफ फेंकती हुए बोलती है कि सेकंड रीजन ये है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में जो इसका सबसे अच्छे से ध्यान रख सकता है वो आप ही हैं। फैंग कंफ्यूज होकर उस जार को पकड़ने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि ये चीज तो काफी ज्यादा फेमिलियर है और अपने जेब से मोबाइल निकालकर पॉइजन वुल्फ को कॉल लगाकर बोलता है पॉइजन वुल्फ मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं होता तुम वापस नहीं आ सकते। यार इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय बाय।